तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो या थ्योरी का क्वेश्चन हो, दोनों ही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। और जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही थी, छोटा सा गैप आया, लेकिन फिर भी हम अपने कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं और ये कॉन्सेप्ट का सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ। और मैं स्वागत करना चाहूंगा जिन्होंने फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर कर लिया है, अब आ चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ, यानी कि इंटर लेवल की तरफ। तो ध्यान रखना इस बात को कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, इंटर लेवल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है, एंड आई विश कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर लेवल भी अपना क्लियर करो। वैसे बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो गाइस, यहां पर ब्रेक इवन के बारे में जान लें कि ब्रेक इवन होता क्या है एक्चुअली में। ब्रेक इवन मींस द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। भाई देखो, ब्रेक इवन कहता है कि जहां पर ना मुझे लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, वो हमारा ब्रेक इवन हो गया। ओके जी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स वेयर द टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू रिवेन्यू। कहने का मतलब ये है कि अच्छा, जितना हमने पैसा लगाया उतना ही हमें मिल गया, यानी कि ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही समझा है भाई। मिस्टर ए थे यहां पर। कौन थे? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस की। ओके, और उनको जब रिवेन्यू यानी कि रिटर्न मिला, वो 10 लाख का ही मिला। ठीक है, तो क्या यहां पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ या 1 रुपए का लॉस हुआ? कुछ नहीं हुआ, यानी कि जितना लगाया उतना ही उन्हें वापस मिल गया। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन। ओके गाइस, तो चलो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं जरा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो इस वीडियो को। तो इस ब्रेक इवन चार्ट के थ्रू समझे जरा क्या कहता है। देखो, ये कॉस्ट एंड रिवेन्यू है इस तरफ, यानी कि ये जो साइड है आपकी, इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई वाला पोर्शन है और ये हमारा एक्स वाला एक्स एक्सिस, राइट। तो ये हमारा कॉस्ट एंड रिवेन्यू का पोर्शन। ओके, अब देखो क्या कहा गया है। ये देखो, ये लाइन दिख रही है, यहां से ये नीचे से लेकर ये ऊपर, ये हमारा टोटल सेल है। अब ये देखो, ये क्या है? ये है हमारी टोटल कॉस्ट। अच्छा जी, ठीक है। ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो 12th क्लास में आप लोगों ने जब मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस देखा होगा, तो वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट आई थी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी स्टेट क्यों है भाई? फिक्स्ड कॉस्ट है ना जी। क्या है? मैंने कहा फिक्स्ड। फिक्स्ड यानी फिक्स्ड। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो कुछ पोर्शन जो है ना उसमें फिक्स्ड होता है। से मैं बात करूं कि आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं मिनिमम 5 रुपीज मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है, यानी कि आपका जो एक्चुअल में बनता है 10 रुपए के हिसाब से बना, हाँ, तो उसमें 5 रुपीज फिक्स है एंड 5 रुपीज वेरिएबल होता है, राइट। तो उसी तरीके से इसमें भी ये जो फिक्स्ड है वो क्या है? हमारा फिक्स्ड नेचर का है, इसलिए हमने इसको क्या बनाया है? बिल्कुल स्टेट बनाया। ठीक है जी, स्टेट हो गया फिक्स्ड कॉस्ट हमारा। अब देखो, बात की जाती है कि हमें लॉस कहाँ हो रहा है और प्रॉफिट कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो एंगल बना हुआ है, इसे वो ये एंगल होता है, ये एंगल का साइन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। उससे पहले हम पोर्शन जान लेते हैं कि देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट सर्कल कर दिया मैंने। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा जी, क्यों ब्रेक इवन पॉइंट? ये क्यों है? क्योंकि देखो, यहां से अगर आप नीचे जाते हो ना, यहां से आप नीचे जाते हो, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या है? लॉस है। अच्छा, इससे ऊपर जाते हो तो क्या है? पूरा का पूरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसा है
जहां पर आपको ना लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहता है? आओ आगे आओ, सब कुछ मिलेगा आप लोग, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एन एंगल फॉर्म्ड एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टोटल सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। अच्छा, तो ये है यानी कि जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स ने इंटरसेक्ट किया है वहां पर एक एंगल बनता है, ये एंगल बन गया। ठीक है जी, ओके जी, ओके। अगर आपका थ्योरी का क्वेश्चन आता है ना तो इस तरीके से बना के डायग्राम और ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, इफ द एंगल इज लार्जर, अच्छा लार्जर होगा यानी कि बड़ा होगा, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट इज हायर, हायर होगा यानी कि ये जितना फैलेगा, सपोज अभी इतना है, ठीक है, इतना फैला हुआ है, सपोज इतना फैला होता तरीके से होता तो देखो एंगल ऐसे चौड़ा होता, ठीक है। तो जितना चौड़ा होगा यानी कि जितना लार्जर होगा उतना ही ग्रोथ जो है वो हायर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस में दो बातें हो गई हमारी कि इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक, जो कि डिवाइड करता है टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स को, और दूसरा पॉइंट क्या है, जितना प्रॉफिट का एंगल जो है वो लार्जर होगा, सॉरी, जितना जो है एंगल लार्जर होगा उतना प्रॉफिट जो है हमारा लार्जर होगा, यानी ग्रोथ हमारी ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट, इफ द एंगल इज लोअर, अगर देखो उसी एंगल को बोल दिया, अगर लोअर होगा द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट इज लोअर होगा। दो पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गए, वाह जी वाह। ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी रेट इज डिपिक्टेड बाय AOI। प्रॉफिटेबिलिटी मैंने आप लोगों को समझाया, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बताओ भाई ये प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर हम सेल्स को इतना बढ़ा दें या इतना कम कर दें तो ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो किस बेस पर बताया जाता है? AOI पर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बेस। ओके, तो ध्यान रहेगी ये चार बातें। क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? यहाँ सबसे पहला पॉइंट था जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इन दोनों को बांटते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर एंगल जो है वो बड़ा होगा तो उतनी ही ग्रोथ ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर एंगल छोटा हुआ, कम हुआ, तो हमारा लॉस होगा, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हमारा कम होगा, कह सकते हो एक तरीके से। और इसके बेस पर हम प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाइड करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला किस चीज का है भाई? फॉर्मूला देख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट BEP, ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पर देखो अलग से लिख रखा है, क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट प्राइमरली इंक्लूड रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई आपकी, फ्यूल एक्सपेंसेस हो गए, पैकेजिंग कॉस्ट हो गई, एंड अदर कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। दिस इज नॉन एज द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एग्जांपल दे दिया है, उसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, टैक्सेस पेड, रेंट, फिक्स्ड सैलरीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आइटम्स ऐसे देखो, क्वेश्चन है ना ऐसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया नहीं होगा, ये आइटम्स दिए रखे होंगे कि भाई मटेरियल कॉस्ट इतना है, फ्यूल एक्सपेंसेस इतना है, चलो जी निकालो वेरिएबल कॉस्ट निकालो। फिक्स्ड कॉस्ट इस तरीके से दिए होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर सपोज मैंने क्वेश्चन पूछ लिया दैट वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखी है, आपको ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो क्या करोगे? अलग अलग करोगे। ठीक है, अलग अलग करोगे। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से निकाल लोगे और लिख दोगे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट लिख दोगे। ठीक है, बस एग्जाम्पल देख लो, उसके बेस पर मैं आप लोग को समझा देता। चलो जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताओ, मैंने कहा सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट ले लेता हूँ और इससे लेता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। सैलरी मेरी यहाँ पर देखो, सैलरी आपने पढ़ लिया फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 40,000, ऑल राइट। डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स, ये डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस, चलो जी ये भी फिक्स्ड है 5,000। टैक्स पेड, टैक्स पेड भी है हमारा, चलो जी यहाँ पर 15,000। रेंट, रेंट भी फिक्स्ड होता है, खुद ही समझो, ये तो कॉमन सी बात है, रेंट तो हमारा फिक्स्ड है जी, फिक्स्ड है। इंटरेस्ट पेड, अच्छा सेल्स पर यूनिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, ओहो ठीक है कोई बात नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं यहाँ पर हम 70, ओके। और सेल्स कितना दे रखा है जी, सेल्स दे रखा है 150। तो एक बात बताओ, यहाँ से आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो? जी हाँ, हमने पढ़ा है कि कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से बता दो, 80 आ जाएगा। नहीं, 150 में से 70 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, पक्का 80 आएगा ना, सही कहा, ओके। तो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन क्या निकल कर आ गया, 80 रुपीज पर यूनिट, चलो जी। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स निकालना हो तो क्या करना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है, वही कंट्रीब्यूशन नहीं कह सकते हो आप लोग। पीवी रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बीईपी निकाल कर, तो मैंने फिक्स्ड बीईपी का फॉर्मूला क्या कहा था, मैंने कहा था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 80 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, 5 10 जीरो कर 1 4 5 6 7 8, कितना आ गया जी, 80,000 का, ओके ओके जी। तो यहाँ पर मैं फिक्स्ड कॉस्ट ले लेता हूँ कितना, 80,000, 80,000 हो गया, और 80 रुपीज़ हमारा क्या है कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, 80 बन जा 80, यानी कि हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 1000 इट्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इन यूनिट्स में ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, जल्दी से कमेंट में बताइए मुझे। और मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल जो है मैंने बताया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो इन्हीं में से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है। इस तरीके से आप लिखकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पहले का दे रहा हूँ मैं, ठीक। गाइज फटाफट से लाइक कर दो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो, और आप लोगों को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ जी वीडियो आ चुकी है और हम अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। और जो लोग इंटर लेवल में आए हैं, मैं विश करूंगा आप लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को पार कर जाएं। तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।